नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश साहित्यिक चर्चा में। हिंदी साहित्य यूं तो अपनी संवेदनशीलता, गहराई और मानवीय भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। क्योंकि हिंदी साहित्य में शब्द सिर्फ कहानी नहीं रचते, बल्कि वे उन अनुभवों को रचते हैं जो मानव के दिल को छू जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रेम, बलिदान और त्याग से उत्प्रोत है। और इस रचना के जो रचनाकार हैं वो महान साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और उनकी रचना है उसने कहा था। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। पारिजात त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर परिचय दिया। मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि अगर हिंदी साहित्य की बात हो तो जिन शब्दों का चयन और जिन अभिव्यक्ति के माध्यम से आपने हिंदी साहित्य के विश्लेषण किया वो वास्तव में प्रशंसनीय है। जी, सबसे पहले मैं पारिजात जी कहानी पर चर्चा करने से पहले आपसे ये बोलूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों को इस कहानी को थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी, हालांकि जो इन्होंने कहा मुझे करना ही होगा क्योंकि वो मेरी होस्ट है, एंकर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहानी के बारे में मैं पूरा बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्पॉइलर कर लेते हैं। जो हुकुम आपका। दिल को छूने वाली ये कहानी जिसका नाम है उसने कहा था, जिस समय को, जिस घटनाक्रम को प्रस्तुत करती है वो है सेकंड वर्ल्ड वॉर। भारत की सेना, भारत के राजा थे, भारत के शासक थे अंग्रेज। भारत की सेना को उन्होंने टुकड़ों में खरीद रखा था, कोड़ियां फेंकते थे, भारत के सिपाही उनके लिए जान देते थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारत की सेना, मैं थोड़ा सा प्रारंभिक बताऊंगा, फिर इनसे कहूंगा कि आप बार बार उसके अगले हिस्से के बारे में पूछे तो बता सकूं, क्योंकि मजा है ना इस कहानी का वो इसके क्रम में है। अगर संक्षेप में मैंने पूरी कहानी आपको बता दी तो मजा खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि इसके वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और बेल्जियम में जर्मनी के खिलाफ तीन शक्तियां थी, आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर की, जर्मनी, जापान और इटली। तो जर्मनी के खिलाफ यूरोप में फ्रांस और बेल्जियम भेजे गए थे भारत के अलग अलग रेजिमेंट्स के सिपाही। उस समय उनको सिपाही कहते थे, सैनिक नहीं कहते थे। उनके लिए भाड़े के सिपाही थे, पैसा फेंको, क्योंकि हिंदुस्तानी सिपाही भी वहां गए तो वो भी क्या सोचते होंगे कि हमारे देश की रक्षा के लिए नहीं, हम तो अपनी सैलरी की रक्षा के लिए अपनी जान देंगे यहाँ लड़कर। तो आप उस भाव को समझ सकते हैं, बड़ा दुखी करने वाला भाव है। लेकिन इसके केंद्र में एक जिंदा दिल हीरो है भारतीय सेना का, उसका नाम है लहना सिंह, जमादार लहना सिंह। जमादार का मतलब सफाई नहीं, जमादार यानी कि एक टुकड़ी जहां पे जमा है, उनका जो हेड है वो जमादार है। उसके ऊपर है सूबेदार, उसके ऊपर है लेफ्टिनेंट, और भी बीच में कई हैं। लेकिन इस कहानी में ये तीन किरदार, तीन अफसर अपना महत्व रखते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक रात से, जब हो रही है आपस में बात। और मैं चाहूंगा कि मेरी एंकर, मेरी होस्ट मुझे अनुमति देंगी तो उसके आगे बढ़ेंगे, और वो कुछ कहना चाहती है तो मैं कहूँगा प्लीज अवश्य कहें, ताकि बातचीत के सिलसिले में इस कहानी को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। मैं अभी जैसे आपने लहना सिंह का नाम लिया, तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि इस कहानी में जो लहना सिंह का किरदार है, आप उसको कितना प्रभावशाली मानते हैं? लहना सिंह एक इंसान है, हिंदुस्तान का फौजी है, सिपाही है, सैनिक है, ठीक है, और वो वहां लड़ रहा है देश के बाहर, वो भी अंग्रेजों की सेना के लिए। तो आप समझ सकते हैं उसके मनोभाव का, लेकिन अपनी लड़ाई के प्रति उसके दिल में जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, वो प्रशंसनीय है। तो मैं कहूंगा कि ये जो हमारा हीरो है जिसका नाम है लहना सिंह, सिर्फ इस कहानी में उसने कहा था नाम की यह कहानी जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है, उसके अलावा दुनिया भर की जो फौजी कहानियां लिखी गई होंगी उन सब में मुझे लगता है सबसे ऊपर है लहना सिंह। कैसे, आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर हमारे साथ आप स्क्रीन साझा करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे कमेंट में आप बताइए, अपना फोन नंबर दीजिए, ऑनलाइन हम आपको जोड़ लेंगे लाइव में, और आपके विशेषज्ञता वाले आपके विषय पर हम लोग आपसे बात करेंगे।
तो हमारा भी दायरा बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व भी बनेगा हमारे साथ साथ। तो अगला सवाल आपका। जी, मैं ये बोल रही थी कि जो ये कहानी है ये देशभक्ति के साथ साथ एक प्रेम कहानी भी है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इस कहानी में देशभक्ति और प्रेम जो दोनों सेगमेंट्स को जो ये जोड़ती है, ये कहानी देशभक्ति और प्रेम दोनों को कैसे जोड़ती है, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जरूर जरूर, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मुझे इसमें कुछ और भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। सनातन की धर्म की दृष्टि में जिसे आप भक्ति कहते हैं उसका अर्थ है समर्पण, डिवोशन। यू डिवोट योरसेल्फ टुवर्ड्स समवन समथिंग। सेम थिंग, इसी बात को हम दुनिया की भाषा में, समाज की भाषा में प्रेम कहते हैं। असली अर्थ प्रेम का है समर्पण किसी मनुष्य के लिए, और यही समर्पण जब राष्ट्र के लिए होता है तो राष्ट्र भक्ति है, मनुष्य के लिए होता है तो मानव भक्ति है। दोनों में शब्द हम बदल देते हैं, मानव प्रेम और राष्ट्र प्रेम, लेकिन समर्पण चाहिए, वही केंद्र बिंदु है आपके चरित्र का। तो इस कहानी में जो है ना, राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम, राष्ट्र भक्ति और मानव भक्ति का इतना सुंदर, दोनों जगह उसने अपने आप को खत्म कर दिया है। राष्ट्र के लिए भी उसने अपने आप को मार दिया है और प्रेम के लिए भी उसने अपनी डिफीट, प्रेम में अपनी हार को स्वीकार कर लिया, यानी कि अपने प्रेम को और प्रेम वाले अपने अस्तित्व को समाप्त कर लिया है। दो त्याग, दो बलिदान इस व्यक्ति ने किए हैं, जिसे हम इस कहानी के नायक के रूप में जानते हैं, लहरा सिंह जी। हमने प्रेम की बात कर ली, प्रेम के अलावा इस कहानी से हमें बलिदान के बारे में, त्याग के बारे में जो जानकारी मिलती है, जो अनुभव मिलता है कि मतलब जब पाठक इसको पढ़ेगा खो जाएगा, पढ़ते पढ़ते रो ना दे कहीं। एग्जैक्टली मुझे लगता है, मैं भी बताते बताते रोना दो माइंड मत कीजिएगा, मेरे दिल को छूती है तो मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा, मैं अपने जज्बातों के साथ कहानी को पेश करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं अपने आंसुओं को पोंछ लूं या अंदर ही रोक लूं। जी, जो मैं बलिदान और त्याग की बात कर रही थी, आपको क्या लगता है कि आज के समय में जिस तरीके का बलिदान और त्याग हमें इस कहानी में देखने को मिलता है, वो लगता है कि ये संभव है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। संभव है, रेयरली, नॉट एवरीडे। हर समय हर जगह ऐसे गहरे प्रेम को, उदात्त प्रेम को, हृदय के पटल पर किए जाने वाले संवेदनशील प्रेम को आप हर जगह नहीं पाएंगे। कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा प्रेम होता नहीं है। प्रेम में तो सर्वस्व का समर्पण होता है। बहुत सारी हमें ऐतिहासिक कहानियां भी पता है। प्रेम में बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं, प्रेम में बड़े बड़े महाकाव्य भी लिखे गए हैं, प्रेम में बड़े बड़े बलिदान हुए हैं, तभी तो ये कहानियां महान हो जाती है। इसी चरित्र ही, प्रेम चरित्र का एक रूप है, सुंदर रूप है, और चरित्र प्रेम का सुंदर प्रस्तुतिकरण है। आप ये समझ लीजिए, जिसका चरित्र उदात्त है उसके चरित्र में प्रेम तो होगा ही, करुणा भी होगी, दया भी होगी, वीरता भी होगी, स्वाभिमान भी होगा। और जहाँ प्रेम हो वहाँ बलिदान और समर्पण तो एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक सार उन्होंने एक लाइन में दे दिया कि जहाँ प्रेम हो वहाँ बलिदान और समर्पण दोनों समान भाव से, सर्वकालिक रूप से विद्यमान रहेगा। जी, बलिदान, प्रेम, समर्पण, त्याग, लेकिन इन सब चीजों को जो जोड़ कर रखती है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वादा होता है, एक अनकहा वादा होता है, जो हम कहते नहीं है लेकिन दो लोगों के बीच में वो वादा अपने आप होता है। इस कहानी में वचन क्या रोल निभा रहा है लहना सिंह और जो इस कहानी की नायिका है उनके बीच में, आप थोड़ा बताइए। जी जी जी, वादा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्यार, समर्पण, प्रेम, भक्ति, इन सब के पीछे एक छिपी हुई शक्ति होती है जो आपको महान बनाती है, आपको शक्तिशाली बनाती है, और आप वो सब कर गुजरते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में आप सोचते भी नहीं। ये वो वादा है जो रिश्ता है, ये वो वादा है जो दो लोगों को जोड़ता है, ये वादा है चाहे आप कहीं भी दुनिया में रहे, किसी भी जमीन पे, किसी भी हाल में, किसी भी उम्र में रहे, आप उस वादे के साथ फिर से जवान हो जाते हैं, उस वादे के साथ फिर किसी से जुड़ जाते हैं, और वादा फिर से एक बार आपको जिंदा कर देता है। इस कहानी में एक वादे ने जिंदा को मार दिया, लेकिन ये मारना नहीं है, प्राणों का उत्सर्ग है, ये बलिदान है।
ये जो इन्होंने कहा कि इसकी नायिका कौन है, इसकी नायिका के लिए किया हुआ था, यही तो है कहानी जिसका नाम है उसने कहा था। मैं जब भी ये बोलता हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, पर कोई बात नहीं, डोंट माइंड प्लीज। उसने कहा था, यानी कहानी की नायिका ने कहा था, एक वादा दिया था उसको, उस वादे को उसने निभाया है। ये इस कहानी की ताकत के रूप में, कहानी के प्रभाव के रूप में सामने आया है। उसने कहा था, उसने वहां पर निभाया जहां उसने अपनी जान दी थी, उस वादे को निभाने के लिए। क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन में कोई ऐसा होगा जो ऐसे वचनों को निभा पाता होगा? ये आपका सवाल बिल्कुल सही होगा, पर हम नहीं कहते कि हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां दिल है, जहां प्रेम है, वहां पे तो फिर आप अपने अस्तित्व, प्रेम क्या है? समर्पण, अपने अस्तित्व का तिरोहन, अपने वजूद को आप दूसरे के वजूद में, दूसरे के लिए खत्म कर देते। ये प्रैक्टिकली अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को उसने खत्म कर दिया, यानी कि उसने मौत को गले लगा दिया किसी वादे को सच करने के लिए, किसी वादे को निभाने के लिए। जो इन्होंने सवाल किया क्या ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। चाहे घोर कलयुग आ जाए, चाहे सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, ये सारे युग आ जाए, प्रेम हमेशा रहेगा, क्योंकि लव इज गॉड, लव इज इन द एयर। तो वो तो है ही, हम जिंदा कैसे, हम प्यार की वजह से जिंदा है। तो आपका अगला सवाल हो तो हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि इसमें जो दो किरदार है, लहना सिंह और जो नायिका है उसकी, जी, इन दोनों के रिश्ते को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो हीरोइन है इस कहानी की, मुझे बड़ा दैट इज अ स्पॉइलर, बट आई हैव टू एनीवेज। थोड़ा सा कहानी के पीछे ले चलता हूँ, शुरुआत उससी वहीं से होती है। अभी नहीं बताऊंगा आज वो किस स्थिति में है वो हीरोइन। आज से 25 साल पहले, मान लीजिए आज ये कहानी का धरातल है जहां पर ये कहानी जिंदा है और हम उसे देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आज से 25 साल पहले अमृतसर के एक बैम्बू बाजार में दो बच्चे, एक 8 साल का की लड़की और 12 साल का लड़का, दोनों अलग अलग दिशाओं से आते हैं एक दुकान के सामने, मिल जाते। मिल कैसे जाते? वो अपने अपने सामान लेने आए थे, वो बढ़िया लेने आई थी और ये अपने जो हीरो था हमारा, ये अपने मामा जी के बालों को धोने के लिए, केश होता है ना, जानते हैं सरदार लोग केश लगते हैं, उनको धोने के लिए दही लगता है, वो दही लेने आया था। दही यानी कि आप समझ लीजिए सबसे अच्छा दुनिया का नेचुरल शैम्पू। तो उस समय जो दुकानदार था एक ग्राहक के साथ उलझा हुआ था। ग्राहक भी जबरदस्त चिपकू इंसान। अगर आप खरीद रहे हो पापड़, तो पापड़ ले लो रहे, पापड़ थोड़े से भीगे हुए, सीले हुए ऐसे थे, चिपक गए थे। तो उससे 17 पापड़ 18 पापड़ कुछ लिए थे, पैसे दे दिए थे, पर जा नहीं रहा था जब तक गिन नहीं लूंगा। और वो चिपके हुए कोई अलग अलग उखाड़ रहा था, फिर दूसरा उखाड़ करके गिनता, फिर तीसरा। 17 मिनट में 17 पापड़ उससे गिरे होंगे। उतनी देर वो दोनों वहां खड़े रहे, उनको अपने सामान लेना था दुकानदार से, दुकानदार उसके साथ सेवा में लगा हुआ था। तब इन दोनों की आपस में बात हुई। तब लड़के से पूछता है तुम यही रहते हो? लड़की पूछती है, लड़का कहता हाँ मैं यही रहता हूँ। रहता नहीं हो, आया हूँ मामा के पास। और तुम? हाँ मैं भी मामा के पास आई। हैरानी की बात है, कुछ तो है ना, ऊपर वाला मिलाता है। आप कहते हैं ना अगर दिल से मोहब्बत करो तो कायनात आपको मिलाती है। कायनात आपको पहले भी मिला लेती, जब आप मोहब्बत नहीं करते, वहां से मोहब्बत की शुरुआत होती है, वो भी कायनात में करवाई होती है, याद रखिए। तब वो कहते हैं अच्छा मैं मामा के पास आया हूँ, तुम कहाँ रहते हो? अपने अपने एरिया बताते, दोनों उस मार्केट के पास के एरिया होते। तब वो लड़की, फिर वो लोग अपने सामान लेते जाते आते, लड़का उसको छेड़ने वाले होता है। बच्चे हैं वो, तो आप उसको गलत नजर से देख नहीं सकते। वो कहता है तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होती सगाई, मतलब इन अ वे उसने पूछ लिया अगर तेरी शादी नहीं हुई, कोई सगाई नहीं हुई तो मैं तुझे प्यार करता हूँ। ये शब्द कहे नहीं, इन्होंने कहा ना कुछ चीजें बिना बोले, जी बिना बोले, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो महसूस किए जाते, वो एहसास होते हैं। तो वो एहसास दोनों के बीच कम्युनिकेट हो गए। तेरी कुड़माई हो गई। उसने कहा था लड़की शर्माती है। अब ये दुनिया है, स्त्री जो है अपने सौंदर्य के लिए, अपनी लाज के लिए जानी जाती है। पुरुष अपनी कठोरता के लिए, शक्ति के लिए और बेशर्मी के लिए, क्षमा चाहता हूँ, जाना जाता है। हमारे राम जी और कृष्ण भगवान जैसे उदात्त चरित्र, जो नायक चरित्र है, सिर्फ उनमें वो शर्म है,
जो मानवीय शर्म होनी चाहिए किसी भी पुरुष में। बाकी तो पुरुष अपनी लज्जाहीनता को ही अपनी शोभा मानते हैं। बेशर्मी, बदतमीजी ही आज के युग में जो देखता हूँ मैं बाहर गाली बकते हुए लोग, गलत इशारे करते हुए जो है, तो बहुत बुरा लगता है कि आसपास महिलाएं भी है, कैसे कर सकती है, कोई लज्जा नहीं है। पर वो लज्जा ही है जब वो कहता है उससे कि कुड़माई हो गई, तुम्हारी तेरी कुड़माई हो गई, तो कहती है धत, यानी कुछ आती शर्म। इसका मतलब जवाब भी मिल जाता है कि नहीं हुए। फिर अक्सर वो उस दुकान पर, सब्जी वाले के ठेले पर, फ्रूट वाले के यहाँ, अलग अलग जगह पर उस एरिया में मिलते हैं। और फिर अक्सर वो उसको पूछता है हंस करके, तेरी कुड़माई हो गई, वो धत कह के भाग जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होता, एक दिन कुछ और होता है। वो मिलती है लड़की और लड़का उसका फिर हमेशा कहते चिढ़ाता है, तेरी कुड़माई हो गई, कहती हाँ कल हो गई ना। देखते नहीं, रेशमी बूटों से सिला हुआ मेरा शालू, जो शाल होती है उसको शालू भी और सालू भी कहते हैं। तो रेशमी बूटों से सिला हुआ जब होता है ना शाल, यानी कि उसको स्पेशल शाल मिला है और उसकी कल सगाई हुई है किसी बच्चे की, लेकिन हो जाती है उसके कारण थे, उस पे हम क्योंकि कहानी भी तो काफी पुरानी 1915 में लिखी थी। जी 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 जी, इस बात से आप समझ सकते हैं। जी जी एग्जैक्टली। तो ऐसी स्थिति में कहानी पे यहाँ पर एक खंड इस कहानी का खंडित होता है, खत्म होता है, टूट जाता है। कहानी आगे एक नए धरातल पर इस कहानी से जुड़ती है। वो धरातल कौन सा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस दिन बड़ी चोट लगी उस छोटे से 12 साल के बच्चे को। जाते जाते उसने एक बच्चे को बोरी में ढकल दिया, बोरी यानी डाली में, और जाते जाते उसने एक लेकर के सिर पे लेके चला था थाल, दिन भर की कमाई को। सुबह सुबह की बात है, उसने थाल पूरा उलट दिया, जमीन पर गया, मिट्टी में मिल गया, उसके दिन भर की कमाई चौपड़। एक सब्जी वाला था, उसके उसमें दूध रखा हुआ था एक मटके में, शायद वो किसी कारणवश ले आया था, तो सारी उसकी गोभियों के ऊपर उसने दूध उलट दिया और भागता हुआ अंधाधुंध भागता हुआ जा रहा था वो। तभी एक वैष्णवी स्नान करके आई गंगा जी से, बाहर ऊपर निकल करके आ रही थी, तो उससे वो टकरा गया अंधे कहीं के, तो उसने अंधे की उपाधि पाई उससे टकराने के बाद। उसके बाद वो घर पहुंचा। मतलब ये कि उस दिन वो बिल्कुल बेतरतीब था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसे बड़ी गहरी चोट लगी थी और सब उल्टा सुल्टा करने का मन था। बच्चा है ना, बच्चा कहाँ धीर वाला होता है, बच्चा तो यौवन से भरा होता है, जिसको हम बड़े होकर 18-20 साल में यौवन कहते हैं। वो रक्त में बहने वाली ऊर्जा बच्चे में भी होती है, जो सबसे ज्यादा होती है उस उम्र में, चींटियों की तरह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अनुमति लेकर के अगले प्रश्न की प्रतीक्षा के साथ। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि इस कहानी से आज की जो जनरेशन है उसको क्या सीख लेनी चाहिए। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं कहानी के अगले हिस्से को आपके साथ पेश करके देता हूँ। जवाब पहले, कहानी बाद में। जवाब ये है कि इस कहानी को सबसे पहली बात है आज के लोग पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ना बंद हो गया जब से मोबाइल आया है। पत्रिकाएं मैगजीन छपनी बंद हो गई, अखबार कम हो गए, क्योंकि आप लोगों के पास वक्त नहीं। जिंदगी में वक्त बहुत है, पर आप जिस चीज के लिए वक्त नहीं देना चाहते हमेशा कहते हैं वक्त नहीं है। आप मोहब्बत के लिए वक्त देते थे, खाने पीने के लिए देते, नहाने सोने के लिए देते, क्योंकि आपके पास है उसके लिए वक्त, उसको आप अपनी प्राथमिकता रखते। अध्ययन को नहीं रखते मेरे मित्रों, अध्ययन करें। जीवन का आनंद तभी जब सुंदर सुंदर पुस्तकें, सुंदर कहानियां, जिनको लेके पढ़ने के बाद आपको लगेगा आप में मर भी जाओ तो कोई गिला नहीं है। ये उन कहानियों में से एक कहानी है, उसने कहा था। ऐसी और भी कहानियां, छोटा जादूगर वगैरह, जो हम आगे आपके सामने पेश करेंगे। इसका अगला हिस्सा है, हाँ, इनके सवाल का जवाब है कि ऐसी कहानियां पढ़िए, साहित्य को पढ़िए, साहित्य को उतरिए, आपके अंदर का एक अच्छा इंसान जिंदा हो जाएगा, वरना ये दुनिया आपको करप्ट कर देगी। और हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी किताबें हैं, ऐसी कहानियां जिन्हें पढ़ने के बाद आप वैसे नहीं रह जाते जैसे आप पहले थे। क्या बात है। क्योंकि हिंदी साहित्य की कहानियां सच में आपका मार्गदर्शन करती हैं और हर तरह की कहानी आपको मिलेंगी, प्रेम से संबंधित, बलिदान से संबंधित, देशभक्ति, त्याग, समर्पण, मार्गदर्शन, आपके लक्ष्य के लिए आपको कितना प्रेरित करती हैं किताबें। तो हिंदी साहित्य की किताबें तो आपको पढ़नी ही चाहिए। वो आपके अंदर उतर जाती है और आपके व्यक्तित्व को गढ़ देती है। आपका निर्माण सुंदर एक अच्छे सर्जन मनुष्य के रूप में आपके भीतर एक चरित्र को वो उभार देती है, फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। उस भाव भूमि में आप जीवन जीते हैं। इसीलिए अच्छी चीजें पढ़िए। कहते हैं लोग, कहते हैं अच्छा बोलो तो अच्छा होगा, तो अच्छा बोलने से पहले अच्छा पढ़ो, फिर अच्छा बोलोगे, अच्छे हो जाओगे और सब कुछ आपके आसपास भी अच्छा हो जाएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा कालक्रम जो खंड है, जो हम जो है एकदम से कैमरा समझ लीजिए फिल्म का या हमारी दृष्टि का उस पर पड़ता है। अगला क्या है, वजीरा
पानी पिला। ये गहरा है हमारा हीरो, कौन है हमारा हीरो और वो क्यों ऐसा गहरा बचीला पानी पिला? हमारा हीरो है लहरा सिंह, जिसकी हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। वो आज 37 साल का नौजवान है, उसने आज तक शादी नहीं की। क्यों नहीं की इस पर हम नहीं जानते, जो भी है, नहीं हुई नहीं की, क्या बात है, ये हमारे लेखक ने हमको नहीं बताया। वो घायल पड़ा है, उसे 2 गोलियां लगी, एक पसली में लगी है, एक जांग में लगी है। जांग में जब गोली लगी थी वो कहानी अभी बताता हूँ, पसली में कैसे लगी। लेकिन आप ये देखिए उसे बहुत तेज ज्वर है यानी बुखार है। वो बार बार पानी मांगता है और कहता है वजीरा जरा मेरा खोल दे, तूने कस के बांधा, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरे सीने में से अपना अंगरखा जो सिख लोग बांधते हैं उसी से वो पट्टी भी बांध लेते हैं, उसने कस के बांध दिया था ताकि ऊपर संक्रमण न आए। गोली लग गई है तो वो एरिया जहां गोली लगी होती है ना वो जल जाता है और गोली के अंदर जो पोटाश होता है वो जहर बनकर उस जगह पे धीरे धीरे फैलता है, इसको आप इन्फेक्शन कहते हैं। वो बढ़ता जाता है, खून भी बहता जाता है। इसलिए अगर आपके कहीं भी किसी को गोली लगे उसके दोनों तरफ आप कस के बांध दीजिए, खून रुक जाएगा, उसका संक्रमण रुक जाएगा, सिर्फ उस स्थान तक रह जाएगा। बाद में सर्जरी करके वो संक्रमण वगैरह निकाल दिया जाता है, वो बात की बात है। यहाँ पर वजीरा कहता नहीं निकालूंगा, माफ कीजिए आप मेरे अफसर है, मैं नहीं निकाल सकता। वो बार बार कहता है पानी पिला कर कहता है खोल दे खोल दे खोल दे, मेरे कपड़े खोल दे। वो कहता नहीं मैं नहीं ये कर सकता। वो चाहता है लहरा सिंह जिंदा है। अब वो रात का समय है, उस रात के पहले एक शाम आई थी, बहुत 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 बुरी शाम आई थी। ये लोग कहाँ हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये भूमि कौन सी है, ये वास्तविक धरातल कौन सा है ये आपको बताता हूँ। ये है फ्रांस का, ये फ्रांस की कोई जगह है जहाँ पर जंगल में ये जंग लड़ रहे हैं जर्मन के सैनिकों से। तो शाम की बात करें जब सब कुछ ठीक था, ये सब आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि यार ये कैसी लड़ाई है यार, कहाँ फंस गए यार, हमारे देश की भी नहीं, पर कोई बात नहीं, लड़नी तो पड़ती है, हम फौजी हमारा काम लड़ना है। कहते हैं कि सर्दी में कहाँ पड़े हुए, इतनी भयानक जाते हैं आप यूरोप में सर्दी, फ्रांस की सर्दी कमाल की होती भाई साहब, जहाँ पर घरों के भीतर हीटर्स होते हैं कंपल्सरीली, ठीक है ना, हीटिंग सिस्टम होता है। हमारे भारत में होता है पंखे चला देते हैं वो, और क्योंकि हमारे गर्मियां ज्यादा होती है, 8 महीने गर्मी होती है, 2-3 महीने ढंग की सर्दी होती है, वहां पे साल भर होती है। ऐसी सर्दी में जंगल में वो भी ऐसी खंदक के अंदर, खंदक कहते गड्ढा खोद करके बनाई जाती है और कई जगह पे नेचुरल, तो एक ऐसी खंदक में ये लोग होते हैं और वो कह रहे होते सर्दी कितनी है, ठीक है, हम लोग कैसे यहाँ पे सोते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जंगल के मैदान में आप रजाई गड्ढा तो ले नहीं जा सकते, नहीं ले आ सकते ना। तो आपको जिस तरह से छोटा मोटा बोरी का टुकड़ा उकड़ा जो कुछ भी है साथ में, जहां भी आपको किसी तरह से जिंदगी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। वो महाभारत की लड़ाई नहीं थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि दिन में लड़ाई और शाम को आप आराम करो, दोनों एक दूसरे से मिले दोनों पक्ष, ऐसा नहीं है। दिन में भी लड़ाई, रात को भी लड़ाई। तो वह सर्दी में पानी पड़ा हुआ बरसात का मौसम है, सुनिए, और उसमें उनका एक साथी बोधा सिंह बीमार है। बोधा सिंह कौन है? ये जो सूबेदार है ना हजारा सिंह, उनका बेटा है, नौजवान बेटा 19 साल का। हजारा सिंह है करीब 40 साल के जो उनके सूबेदार है, और हमारा लहरा सिंह है करीब 36 साल का जो जमादार, इस टुकड़ी का ऑफिसर है, कमांडर, ठीक है। तो ये बोधा सिंह को बार बार, तब बोधा कहता है कि मुझे थोड़ी सर्दी लग रही, मुझे बुखार भी है। बोधा वहां लेटा हुआ होता है, दिन शाम के बाद में थोड़ी रात होने लगती है, तो ये बोधा से कहता है ले ये जैकेट है मेरे पास में, ये जैकेट ले ले, रख ले इसको। नहीं आपने तो पहले ही मेरे को दे रखा है अपना कोट, ऊपर से अपनी जैकेट भी दे दोगे आपका। नहीं मेरे पास सिगड़ी ना, इससे मेरा काम चला। और वो फिरंगी मैम है ना, मैं जो बता रहा था तेरे को, बहुत अच्छी कहानी बुनी है सत्येंद्र शर्मा जी ने। वो थोड़ी देर पहले जब शाम को बात कर रहे थे तो एक फिरंगी मैम के बारे में बता रहा था। मैं जहाँ पर हमारी पलटन जहाँ ठहरी हुई ना, वहाँ पे एक फिरंगी मैम है, वो मुझे रोज सिगरेट पिलाती है। उसको पता ही नहीं है कि मैं सिख हूँ, सिख सिगरेट नहीं पीते। तो फिर मैं जब पीछे हटता हूँ तो उसे डर लगता है कि राजा बुरा, मुझे राजा कहती है प्यार से, तो राजा बुरा मान जाएगा तो मेरे देश के लिए लड़ेगा नहीं। तो उनको लगता है बाहर से आए मेरे देश के लिए लड़ रहे, तो वो बहुत प्यार देती, खूब दूध और फल खिलाती है, वो यही बता रहा था। तो वो मैम ने मेरे लिए स्वेटर बुन रही है, तो चिंता ना कर बोधा सिंह, फिरंगी मैम मेरे लिए स्वेटर बुन रही है, वो भी आ जाएगा कल। तो अभी तो तू इसी से काम चला ले, जैकेट भी ले ले, मेरे पास है ना ये सिगड़ी से काम चला। बोधा सिंह को उसने, बोधा सिंह के खास ध्यान रखो, बोधा सिंह का कितना ध्यान रख रहा है, कितना ध्यान रख रहा है वो। चलो कोई बात नहीं, दोस्ती भी होती है,
बच्चा भी है 18 साल का, 19 साल का वो, आप 37 साल के वो लहरा सिंह। खैर हजारा सिंह जो उनके उनका बेटा भी है, इसलिए भी आपको लगता होगा कि वो विशेष ध्यान रखा। उनका बेटा ना भी होता तो लहरा सिंह का कैरेक्टर ऐसा है, बहुत दिलदार इंसान है, वो उसकी तब भी मदद करता। तो कुछ आपका कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं बस ये बोल रही थी कि जो लहना सिंह के बारे में, उनकी जो दिलेरी है, उसका जो करेज है, उसके बारे में जो आपने इतना बताया, आप लहना सिंह के कैरेक्टर को, किरदार को एक वर्ड में ऐसे डिफाइन करेंगे क्या? अगर एक वर्ड में कहे तो मैं शुद्ध हिंदी में जो साहित्य में कहा जाता है, वीरोदात्त नायक। एक वीरोधीर नायक होता है, एक वीरोदात्त नायक होता है। 3 नायकों के हमारे कैरेक्टर जो साहित्य में कहे जाते हैं। राम जी के लिए बहुत बड़ा दिल, उदात्त, बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत बड़ा दिल वाले इंसान है हमारे राम जी, लेकिन वीर है। वीर भी है, धीरोदात्त, वीरोदात्त दोनों, वीर भी है और धीर भी है राम जी के लिए। तो हम इसको वीरोदात्त कहेंगे। धीरज इसमें है कि नहीं, इसका अभी हमको कुछ नहीं दिख रहा। धीरज तो है ही, धीरज है, जिंदगी का धीरज इसने कर दिया है। मोहब्बत में मार खा के, अभी मैंने थोड़ा सा स्पॉइलर कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद धीरज है, फिर भी वो जिंदगी जीना, मरने के अपने प्यार को हारने के बाद। धीरोदात्त वीरोदात्त नायक है वो हमारा। तो मैं थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, बीच बीच में आपके सवाल भी आ जाएंगे, तो कहानी में दोनों चीजें साथ साथ आ जाएंगी। तो ये होता है कि वो बातचीत हो रही है सारे साथियों में आपस में। इसमें कीरत सिंह है, ये मजाक में बोलता है, यार जो अपने देश की बातें लहरा सिंह कहता है वो कहीं नहीं है। मैं तो चाहता हूं अगर मैं कभी मरूं तो अपने देश में, अपने लगाए हुए आम के पेड़ के नीचे मरूं मैं, उसकी छाया मेरे ऊपर पड़े और मेरा सिर कीरत सिंह भाई के गोदी में रखा हो, उसके बाद चैन से मरूंगा। उससे ज्यादा और क्या चाहिए। देखिए अब उसकी जिंदगी की चाहत कहाँ कितनी सी हो गई है, जहाँ एक जिंदगी की चाहत में मोहब्बत नाम की सारी दुनिया होती है। तू मेरी दुनिया है, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वर्ल्ड, कहते हैं ना मोहब्बत में। जब उसको हार गया तो उसकी तो दुनिया खत्म हो गई, लेकिन उसकी दुनिया अभी कई छोटी सी दुनिया है, पेड़ में एक भाई जो दोस्त है उसका। और बस जिंदगी में क्या चाहिए, इतना। आप उसको फील करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचिए कितना अच्छा लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, कि वो हमको उस 3, 4, 5, 6 पेज की उस कहानी में हमने एक पूरी जिंदगी जी ली है। जिंदगी जी ली, मैं तो बहुत शॉर्ट करके शायद आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ ज्यादा करके बता रहा हूँ, प्लीज आप समझना। उसके बाद क्या होता है, शाम अच्छी थी, रात बुरी आई, तो शाम को ये सारी बातें हो रही है। उसी समय वो बोलते हैं सूबेदार सिंह, जो सूबेदार है हजारा सिंह, लहरा सिंह, एक और है वहां पर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वजीरा सिंह बहुत कॉमेडी करता है। वजीरा सिंह, वो वजीरा तो निकाल, यहाँ पे जितना पानी भर गया ना खंडक में, बाल्टी उठा थोड़ा बाहर फेंक कर क्या, क्योंकि थोड़ी सी ढलान थी, उसमें थोड़ा पानी भर गया था। मैं बताया था थोड़ी बारिश भी होती है दिन में, तो वो ठंडा ही वैसे भी। और उसी में वो लोग कभी कीचड़ में पड़े होते ही, तो शाम को बात कर रहे थे कि हम कीचड़ में पड़े, तूने मुझे अपनी बोरी दी थी, मैं उसमें तो 3 पीपे पर, जो पीपे है तेल के या किसी चीज के पीपे, उनके साथ में वो 3 पे अपनी बोरी बिछा के एक सोता है, एक तो कीचड़ में सोता है। लहरा सिंह अक्सर कीचड़ में, बारिश वाले कीचड़ में सो जाता है। वो कह रहा है सूरज निकलता नहीं है यहाँ पर, सर्दी हमारे बदन के भीतर बैठ गई है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, हड्डियां कटती जा रही। लेकिन वो सब ये सब कह रहे हंसी मजाक में, मस्ती करते हो, बीच में गाना भी गाते, गाना मजेदार गाते हैं, ए सुंदरी तू बड़ी प्यारी है, कब मेरी जिंदगी में आएगी, मैं तुझसे शादी करूंगा, फिर तो मेरे बच्चों की मां बनेगी, हमारी कच्ची जिंदगी, ये वाला गाना वो पंजाबी में गाते हैं। यानी कि वो जिंदगी जी रहे उस जंग में भी, उस बुरी हालत में भी। ये आपका कहना चाहिए हिंदुस्तानी चरित्र है। अगर मुझे लगता है, हो सकता है ऐसा कोई विदेशी लोग होते, किसी विदेश की धरती पर लड़ रहे होते, तो यही लगातार गाली ही दे रहे होते, अपनी सरकार को, अपनी फौज को कहां फंसा दिया, और ऐसी जिंदगी बेकार है। एक बात है, क्योंकि इतनी परेशानियां थी, लेकिन ये हिंदुस्तानी दिल है, ये दिल है हिंदुस्तानी। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा धीरोदात्त नायक हम देखा है। तो फिर क्या होता है कि उसी समय सूबेदार हजारा सिंह कहते चल वजीरा पानी बाहर फेंक, और उसके अलावा तुम लहरा सिंह, तुम जो खुद्दक है ना, खुद्दक के चारों तरफ ड्यूटी लगी हुई होती है, अलग अलग उनके साथी बंदूक लेकर खड़े हैं। कुछ अंदर भी टोही वाले होते हैं, टोही सिपाही, जो कहीं छिप के पेड़ के ऊपर बैठे होते, कहीं किसी पत्थर के पीछे थोड़ी दूरी पर बैठे होते, कहीं दूर से कोई लाओ लश्कर दुश्मन का आ रहा हो तो पहले से खबर कर देते हैं। खबर करने के तरीके भी बड़े अजब होते हैं। एक अलग तरह की पंछी की आवाज निकाली जाती है। और मैं चूंकि नेवी में रहा हूं, अमेरिका की नेवी में रहा हूं, तो मुझे पता है कि जो जंग के तरीके होते हैं वो नहीं होते जो किताबों में लिखे होते। जंग के तरीके वो होते जब आप जंग की जमीन पे उतर जाते हैं, तो बहुत सारी नई नई चीजें जो किताब में नहीं होती आपके सामने आती है, फिर उसका रास्ता आप खुद निकाल लेते हैं, अगर आप उसको, उस जंग को, उस काम को प्यार करते हैं। तो ये लोग तब
अब उनकी ड्यूटी बदलने के लिए तुम इधर आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ, तुम साइड में आ जाओ, इसके लिए सूबेदार में हजारा सिंह ने भेज दिया लहरा सिंह को। जी, मैं ये अगला सवाल ये मेरा ये है कि जैसे इसमें देश प्रेम और मानवीय प्रेम को बहुत ही विस्तार और बहुत ही सटीकता से, मतलब मैं कहूँ कि इन्होंने पिरोया है अपने शब्दों में, चंद्रशेखर शर्मा जी ने। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो देश प्रेम है और जो मानवीय प्रेम है, अंतर तो सब बताते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन दोनों में समानता क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कि मतलब इंसान जो है, जो लहरा सिंह जो किरदार है, वो अपने आप को दोनों के लिए कुर्बान करने के लिए एक मिनट भी नहीं सोचता है कि इन दोनों के चक्कर में मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मेरी जिंदगी जा रही है। तो इन दोनों की ऐसी क्या ताकत है और ऐसी कौन सी समानता है जो नायक को अपनी जान गंवाने पर भी मजबूर कर देती है? और कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप इस सवाल का जवाब दें। ये नायक के अपने भीतर का मौसम है, ये नायक का अपना किरदार, अपना चरित्र है। स्ट्रेंथ ऑफ हिज ओन कैरेक्टर, दिस इज व्हाट इट इज। वो कहीं भी होता, किसी भी रूप में होता, कोई भी काम कर रहा होता, वो ऐसा ही होता, क्योंकि वो लहरा सिंह। यहाँ पे हम तारीफ करें उस इंसान की जो लहरा सिंह बना हुआ है, जो जिसके दिल में लहरा सिंह है, जिसका नाम लहरा सिंह है, और जो वहां पर सिपाही बनकर लड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा ना, मानवता के लिए भी, मानव के लिए भी उसके मन में उतना ही प्रेम है जितना राष्ट्र के लिए। क्यों? क्योंकि वो धीरोदात्त नायक है, तभी तो वो नायक है। वरना हम सब आम आदमी है, हम नायक तब बनते हैं जब हम कुछ असाधारण करते हैं, सही दिशा में, नकारात्मक दिशा में नहीं। तो यहाँ सकारात्मक दिशा में जो असाधारण हमारा हीरो करता है, ये वो कहानी उसी की है। वो असाधारण क्या है? अपनी जान देना, वो वादा निभाने के लिए। तो अचानक क्या होता है कि सूबेदार जो हजारा सिंह के पूरे उस पर टूर पे निकल जाते हैं, पूरे एरिया में सब लोग ठीक से खड़े हैं, कोई अपना काम कर रहा है कि नहीं, कोई सो तो नहीं गया, अगर टोही जो लोग हैं उनके टो लेने के लिए जो लगे हुए, तो वो उसमें निकल जाते हैं। और इधर वजीरा सिंह पानी बाहर फेंक रहा होता है, क्या अरे मैं तो तर्पण कर रहा हूँ, मैं तो पंडित जी बन गया, देखो मैं जर्मन के बादशाह का तर्पण की लड़ाई जर्मन से हो रही है। जर्मन बहुत ही ज्यादा क्रूर माने जाते हैं, वो बंदूकें कम चलाते हैं, संगीत ज्यादा, ताकि सामने वाला मरे तो बढ़ते मरे तो उन्हें आनंद आता है, ऐसा क्रूर माना जाता है। तीनों जापानीज सिपाहियों को भी ऐसे माना जाता था। और जापान, जर्मनी और इटली, मुसोलिनी का इटली का मुसोलिनी, जर्मनी का हिटलर और जापान का बादशाह, ये तीनों मिलकर सारी दुनिया से लड़ रहे थे। तो ये जंग इंडिया से इसलिए गए थे क्योंकि इंग्लैंड की का परचम आधी दुनिया में, इंग्लैंड के राज्य सूरज डूबता नहीं था, इंग्लैंड के राज्य में इतना तो जीत रखा था, और आधी दुनिया में स्पेन का राज्य था, बांट रखा था दोनों ने। खैर, तो ऐसी स्थिति में स्पेन भी, अमेरिका भी और इंग्लैंड भी मिल करके लड़ रहे थे। तब यहाँ से भारत के सिपाहियों को बुलवाया था, यानी कि इनकी अपनी लड़ाई तो थी नहीं। तो जब वो सूबेदार हजारा सिंह निकल गए टूर पर घूमने के लिए, क्या क्या कर रहा है इसका निरीक्षण करने के लिए, तो अकेले रह गए बोधा सिंह। और बोधा सिंह सो रहे थे, वजीरा सिंह भी लेट गए थे, अपना पानी डाल के उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, और ये आराम से बैठ के गुनगुना रहे थे। अचानक इनको आवाज सुनाई पड़ी, सूबेदार हजारा सिंह। तो हाँ, अभी सब लोग हैं यहाँ पर, सूबेदार हजारा सिंह भी है। तो आवाज सुनाई पड़ी, तो इनको सूबेदार जो सबसे बड़ा अफसर है उसको उनके नाम से बोल कौन सकता है? सिर्फ लेफ्टिनेंट, जो लेफ्टिनेंट उस एरिया का है वो बोल सकता है। तो लेफ्टिनेंट भी एक सरदार जी ही थे, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट वो वैसे ही बोलते थे, सूबेदार हजारा सिंह। तो इन्हें कहा जी सरकार, हुकुम सरकार, हुकुम इसलिए ये लैंग्वेज है, आदेश दीजिए, हम कर रहे थे यार, हम सोल्जर से हर पल आपकी सेवा। तो वो आए, अंदर आए चल करके, और आग जल रही थी, उसमें आग भी ताप रहे थे, कोई अपना काम कर रहा था। तो वो पलटा, जो लेफ्टिनेंट साहब ने कहा, जल्दी कुछ लोगों को लेकर के यहाँ से निकल करके जाओ, साइड में 2 खेत छोड़ करके, बाहर निकल के सीधे हाथ में 2 खेत छोड़ करके सीधे आगे चले जाना, वहां थोड़ा गोल घूम करके 15 जवान में छोड़ के आया। वहां पर हमला होने वाला है, जर्मन सिपाही आने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ 8 सिपाहियों को छोड़ करके, 10 सिपाहियों को छोड़ करके तुम निकल जाओ, तुम सारे लोगों को लेकर निकल जाओ, मैं यहाँ पर देखता हूँ। और वहां पहुंच करके जब उनको तुम जर्मन्स को मार देना, उसके बाद वही रुकना, फिर मैं वही आ रहा हूँ, ठीक है, हम लोग फिर सब वही आ जाएंगे। तो उसने कहा जी जो हुकुम सर। वो लोगों को लेकर के निकल गया। अब यहाँ पे रह गया ओढ़ करके सो रहा, उसे तेज बुखार है। और कौन रह गया? वजीरा, उसके साथ 6 सिपाही, और कुल मिलाकर 8 सिपाही यहाँ पर मौजूद है। और लेफ्टिनेंट अपना सिगरेट पी रहा है, जो आया था उनका अपना लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट ने कहा थोड़ी देर बाद सिगरेट पीते, हाँ ले सिगरेट ले, पिएगा? अब लेना ने कहा, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है?
जो एक तो आप खुद सिगरेट पी रहे हो, आपने मुझे, हाँ वो सरदार नहीं थे, जो उनके सूबेदार लेफ्टिनेंट थे वो सरदार नहीं थे, पर हिंदी बोलते थे, हिंदुस्तान से आए थे। वो अपना पी रहे थे सिगरेट उस जमाने में चुरुट होता है या छोटी सी वो होती है, मैं जानता नहीं, सिगरेट पीता नहीं हूँ, तो इसलिए वो आप जानते हैं चुरुट जैसी होती है, जिसको आप सिगार भी कह सकते हैं। वो सिगार उन्होंने बढ़ाया, इसके लिए तू भी पी ले सिगरेट तेरे लिए है। तो उसने कहा जी नहीं, अच्छा चलो ठीक है पी लेता हूँ। लहरा सिगरेट, लहरा सरदार है, सरदार सिगरेट नहीं पीते, आपको पता है। फिर सब कहता है 1 मिनट में दिया सलाई लिया, अंदर गया, उसका सिर घूमा, उसका व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये। फिर वो आया, कह लगा हाँ मैं माचिस मुझे मिली नहीं, लेकिन वो याद है आपको पिछली बार जब हम लोग गए हुए थे राजस्थान के दौरे पर, तो वहां पर उधर से हम लोग सीधे चले गए थे मध्य प्रदेश, तो नीलगाय आ गई थी गाड़ी के सामने। आप खोते पर, खोता समझ गए ना, एक होता है घोड़ा और एक होता है गधा, एक दोनों की नस्ल बना हुआ खोता। खोते पे बड़े अफसर कभी बैठते नहीं, कि आप खोते पे सवार थे। उसी समय जो आपका मुस्लिम खान साहब था ना अब्दुल, वो वहां पे रुक गया था और लेट आया था, वो मंदिर में भगवान को जल चढ़ाने चला गया था। अच्छा जी, तो ऐसी 3-4 बातें उसने करी, तो इन्हें कहा हाँ। और फिर बारहसिंगा आप मार के लाए थे, बारहसिंगा की 2-2 फुट की सीख थे जो आपने कहा था कि वहां पहुंचा देना हेडक्वार्टर पर। तो उसने कहा नहीं 2 फुट नहीं, 2 फुट 2 इंच वाले सीख थे। जी एग्जैक्टली। फिर उसी समय वो अंदर गया, माचिस लेके आता हूँ फिर पीता हूँ सिगरेट, माचिस लेकर फिर वो अंदर गया और लौट के आया, पीछे से दीवार से चिपके देखने लगा। जो लेफ्टिनेंट साहब थे उन्होंने जेब से 3 गोले, हथ गोले, बेल के बराबर, बेल जो फल होता है ना, तो उसके बराबर निकाले, दीवार पे घुसाए साइड से और एक रस्सी से उन तीनों को बांधा और रस्सी के एक छोर को उन्होंने ऐसे घुमा लिया, सूत यानी धागा। अब वहां पे वो आग लगाने वाले ताकि तीनों बम फटे एक साथ। तो वो जब उसको अपना लाइटर निकाल कर जलाने वाले थे, अपनी बंदूक उल्टी करके घुमा के मारा उनके हाथ पर, तो हाथ से लाइटर गिर गया और हाथ पे बहुत तेज चोट लगी। तो वो लेफ्टिनेंट साहब पीछे को गए, उसने कहा अच्छा, और फिर एक मारा उनके गर्दन पर, लेफ्टिनेंट साहब सीधे जमीन पे गिरे। तब फिर उसने उनको बांधा और जब वो पानी डाला उनके चेहरे पर, कहा लेफ्टिनेंट साहब आपको पता नहीं आप हमारे लेफ्टिनेंट हो, बहुत बढ़िया, और उर्दू तो आप नफीस बोलते हो, साफ सुथरी अच्छी बोलते हो, आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है। लेकिन मैं समझ गया था जरा, मेरी जब रोशनी थोड़ा सा आपका चेहरा था कि आपके कटे हुए बाल, हमारे साहब के बाल तो बड़ी रेशमी जुल्फ है, तब मैंने कहा सर एक दिन बाल कैसे कट गया। उसके बाद फिर मैंने आपको परखने के लिए कहा कि आप खोते पर बैठे थे। अब्दुल, मुस्लिम से कभी भी हिंदू देवी देवताओं पे जल नहीं चढ़ाते और खोते पे कभी बड़े अफसर बैठते नहीं है, ठीक है। खोते पर तो वैसे भी हम सिपाही लोग बैठते नहीं है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में नीलगाय वो तो वहां होती है, असम में हम लोग अब जाते हैं तो इस तरह के शिकार वगैरह करते हैं। तो खैर ये चीजों से मुझे समझ में आ गया कि आप वो नहीं हो जो दिखा रहे हो। और फिर जब मेरे पीछे से देखा 3 पप्पी बांध लो, मैंने कहा ठीक है अब टाइम आ गया कि मैं संभाल लूं। मैंने आपको संभाल लिया। ऐसा आपने क्यों किया, क्या बच्चा समझते हो हम लोगों को? यही सब बात हो रही है। इतनी देर में ये बात करने के साथ ही उसने बोला वजीरा सुन। वजीरा सो रहा था, वो अंदर गया, जब दियासलाई लेने अंदर गया उसका पैर टकराया, वजीरा सो रहा था बीच रास्ते में। तो वजीर क्या यार सोने भी देते, अरे चुप रहो, मुसीबत आई है। लेफ्टिनेंट बन करके बाहर, हमारा लेफ्टिनेंट पता नहीं कहाँ है, मर गया कि जिंदा नहीं पता। इसका मतलब अभी यहाँ पे हमला होने वाला है। शुरुआत हुई है, हमारे साथियों को, सूबेदार साहब को, सबको भेज दिया, तू सो गया था, तुझे पता नहीं। वो लोग गए, तू दौड़ के जा पीछे से 2 खेत छोड़ के राइट साइड में बाहर निकल करके, आगे कोई घुमावदार रास्ता है वहां पर मिलेंगे वो लोग खड़े हुए, अब तक गए नहीं होंगे, अभी 10 मिनट की पहले की तो बात है। तो जल्दी जा, दौड़ता हुआ जा, उनको वापस लेकर के, यहाँ पे अटैक होने वाला है। तो समझ गया ना, ये अकेले आए और हमको आधा उधर कर दिया, मतलब कि ये यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, कमांड कर लेंगे, मार देंगे। उसके बाद जब वो लौट के आएंगे तो उनको मार देंगे या पीछे से मार देंगे। तो समझ गया, उसका बिल्कुल समझ गया। वजीरा सिंह भागता गया और जाकर के उनको लेकर के आया। इधर इन्होंने इसको बांधा हुआ था, अचानक गोलियां चलने लगी। पता चला सही कहा था लहरा सिंह ने, जर्मन सैनिक 70 जर्मन सैनिक, ये सिर्फ 8 थे, लेकिन ये कहता है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊ हमें से हम 10 है, 8 नहीं, हम 10 है, क्योंकि 1.25 लाख 10 लाख के बराबर है। और फिर उन्होंने खूब गोलियां मारी, इनकी गोलियां खत्म हो गई 70 को मारते जो भी है। फिर उन्होंने संगीने निकाल के मारना शुरू किया, पर वो जर्मन थे, इतने खत्म ही नहीं हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। वो उनके पैरों के, अपने साथियों, मरे हुए साथियों के ऊपर से चढ़ करके अंदर चले आ रहे थे और ये उन्हें मारते जा रहे थे। अब इनको लगा कि शायद हम अमरावती से आ गए, पर अचानक पीछे से गोलियां चलने लगी, यानी कि वो लोग लौट के आ गए। तो उन्होंने पीछे से मारा, धुआंधार सबको निपटा दिया। लेकिन तब तक एक गोली
पसली पे भी लग गई थी लहरा सिंह के। एक गोली तो पहले उसकी जांघ में लगी थी तो उसने बांध लिया था, अब 2 गोलियां, लेकिन लहरा सिंह तो लहरा सिंह था। वो खड़ा हो गया। उसके बाद बगल में कहीं दूर से आवाज सुन करके, देखिए जहां भी आपकी पलटन, इसको पलटन कहते हैं, जो टुकड़ी होती है जब लड़ती है, उस पलटन के आसपास हमेशा मेडिकल की ट्रूप्स भी होते, यानी कि उनकी गाड़ियां, उनके डॉक्टर्स और उनके मेडिकल सेंटर्स सब आसपास ही होते हैं। यानी कि कभी भी अगर कोई चोट लग जाए, किसी सिपाही को बम लग जाए, तो तुरंत उनके लिए 15 मिनट आधे घंटे के भीतर व्यवस्था है। उन लोगों ने धूप धाप सुन लिया तो समझ गया कुछ गड़बड़ है। वहां से गाड़ियां आ गई, सिपाही भी आ गए जो हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ के थे, और जो यहाँ फ्रांसीसी सिपाही भी उनके साथ थे, और गाड़ियों में भर के, लेकिन गाड़ी एक ही थी, तो उसमें जो कुछ लोगों को ले जाना पड़ रहा था। तो लहरा सिंह समझ गया कि अगर मैं भी जाऊंगा तो बोधा सिंह भी जा पाएगा, और घायल भी जा रहे हैं, तो बोधा सिंह को भेजना जरूरी, जिसको बुखार है। तो बोधा सिंह कह रहा तू चला जा, बोधा ने कहा ठीक है। बोधा सिंह बेचारा वो जाके अंदर लेट गया उस गाड़ी में। तो सूबेदार जी से, सूबेदार ने कहा तू घायल है, तू जा। उसने कहा नहीं, आप जाइए। अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ, सूबेदार को, यहाँ पर सूबेदार मैं हूँ, जा गाड़ी में बैठ के जा। नहीं, आपको सूबेदारनी की कसम, आपको बोधा की कसम, आप जाइए, ये कहता है उनको। तो क्या आखिर में लहना सिंह जो इस कहानी की नायिका है उससे मिलते हैं या नहीं? हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि कहानी सुन के आपके मन में बेचैनी हो गई होगी। ये लिखने वाले का तरीका इतना खूबसूरत है कि आप पढ़ेंगे तो आपके मन में बेचैनी हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अब कहानी बैकग्राउंड में जाने वाली है, तो होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज, जरा से वेट कर लीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा वो मामला क्या था। देखिए, जहाँ उन्होंने बिठा दिया, उन्होंने कहा कसम है आपको बोधा की, कसम है सूबेदार ने कि आप बैठिए गाड़ी में चलिए। अब अकेला रह गया यहाँ पर लहरा सिंह, और उसके साथ रह गया वजीरा। तो वजीरा से कहता, वजीरा पानी पिला। मुझे इस कहानी मैंने आज से 20-25 साल बचपन में पढ़ी थी, तब वही याद रह गया था, वजीरा पानी पिला। ये 3-4 बार वो बोलता, बस वही दिमाग में बैठ गई थी इस कहानी। उसने कहा था फिर वजीरा पानी पिला याद आता था। तो वजीरा बार बार पानी उसको पिलाता है, फिर वो कहता है खोल दे, बहुत तेज तूने बांध दिया है, सहा नहीं जा रहा। तो वो कहता नहीं खोलूंगा, नहीं तो आपका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तब वो कहता है, बात करने लगता है, होश खो जाते हैं, बेहोश होने लगता है, बड़बड़ाने लगता है लहरा सिंह, और उस कहानी फिर पीछे चली जाती है 25 साल पहले, नहीं 10 साल पहले शायद। नहीं, कहानी 25 साल और 10 साल पीछे नहीं जाती, कहानी जाती 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले छुट्टी पर था अपने घर पर लहरा सिंह। तो सूबेदार का फोन आया कि सुनो जंग पर चलना है, फ्रांस से जाना है हम लोगों को, पंजाब की बात है। उसका अरे हाँ, और यहाँ बोधा भी जाएगा मेरे साथ। अभी 1 साल पहले बोधा ने ज्वाइन किया है आर्मी, वो जंग के लिए, मरने के लिए, देश से बाहर। ये देश के लिए प्रेम है, या लड़ाई से प्रेम है, जंग से प्रेम है, या कह लीजिए अपने कर्तव्य से, ये कर्तव्य से प्रेम है। हम फौजी हैं तो हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। ये चरित्र है, ये भी चरित्र बोधा सिंह का भी, उनके पिता का भी, हजारा सिंह का। तब हजारा सिंह का टेलीग्राम उस जमाने में चलता था, तो टेलीग्राम पहुंचा था कि जल्दी से आ जाओ, मेरे घर ही आ जाओ, मेरे गांव में। अब यहाँ से साथ चलेंगे, 2-4 लोग और भी है, हम लोगों को जाना है। जो उनका उस समय मध्य प्रदेश में, पंजाब में सॉरी, जो उनका सेंटर होगा, चंडीगढ़ होगा या अमृतसर में कोई जगह होगी, जहां से फिर उनको हवाई जहाज में पिक करके फ्रांस ले जाते, और फिर वहां पे उनको जंग में उतारना था। तब ये उनके घर गया, बैठा रहा आराम से। तभी वो सूबेदार आए, वो मिल गए, बातचीत हो गई, तैयारी वैयारी हो रही है, बाहर गाड़ी भी आ गई जिससे उनको जाना है। अचानक सूबेदार उनसे कहती कि सूबेदार तेरे को जानती, जा मिलने उससे, उसने तुझे मिलने के लिए बुलाया। अब वो अंदर जा रहा होता है। अब मैं थोड़ा सा हो सकता है मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊं, बट डोंट वरी। वो अंदर जाता है तो एक खूबसूरत सी एक महिला बैठी होती है। वो कहती है कि मुझे पहचाना तुमने? ये उनको कहता है मत्था टेकना, जैसे हम लोग कहते हैं ना चरण स्पर्श प्रणाम, तो मत्था टेकना कहते हैं। तो बदले में आवाज से बोल करके आशीष, यानी कि आशीर्वाद। आशीष भी हो गया, मत्था भी टेकना हो गया, क्योंकि वो उनकी सूबेदार की वाइफ थी, तो उनके लिए सीनियर थी, तो मत्था टेकना बनता है, पैर छूना बनता है। तो कहती है मुझे पहचाना तूने? तो वो कहते कि जी नहीं, मैं आपको जानती नहीं। उन्हें कहा याद है आज अमृतसर का बैम्बू बाजार में वो लड़की, जैसे तू कहता था तेरी कोड़माई हो गई, तो मैंने कहा हो गई ना, देखो मेरा रेशम से सिला हुआ शालू। हैरान रह गया, तो ये वो लड़की है। तो उसने कहा मेरे भाग में जो था वो मुझे मिला, लेना तो मेरी बात सुन, मैंने पता करवा लिया था, मुझे पता चल गया था तो कहाँ है, तो कौन है, तो भी है। अब मेरा बेटा 3-4 बेटे हुए, 3 बेटे नहीं रहे, एक बचा है मेरा बेटा बोधा सिंह, वो जंग में जा रहा है। तो एक वादा कर, बोधा और बोधा के पिताजी की रक्षा करना, ये वादा करके मुझे रोने लग गई। वो रोते रोते अंदर चली गई।
ये भी बाहर आ गया। मतलब अजब बात है भाई, अब ऐसे पहली बार मिला उससे जिसको वो प्यार करता था, उसके बाद कारण उससे शादी नहीं करी। I'm sorry about this। तो वो कहता है वादा है, मैं उनकी जान बचाऊंगा। और ये वादा उसने कैसे निभाया, अभी मैंने आपको बताया पूरी कहानी में। बोधा सिंह की जगह वो जा सकता था, वो नहीं गया। सब सूबेदार हजारा सिंह को जब वो गए उनको बुलाया, उसने जैसे भी है जिस तरह से उसने अपनी जान दी, उन दोनों को बचाया। तो ये कहानी थी, उसने कहा था ना, मेरे पति को और मेरे बच्चों को बचा लिया। ये है कहानी। और उसके बाद अखबार में छपा कुछ दिनों बाद, जहां पे कहानी खत्म होती है, सिख रेजिमेंट जमादार 77 जमादार लैला सिंह डाइड और क्राउड डिड नॉट सर्वाइव द हर्ट्स। घाव झेल नहीं पाया उसका बदन, उसकी मौत मैदान में हो गई। ये कुछ दिनों बाद अखबार में, अंग्रेजी अखबारों में छपा, हिंदुस्तान में भी ये खबर पहुंची। लेकिन उसकी एक इंसान की जिंदगी अपने देश के लिए, अपने मोहब्बत के लिए कुर्बान हो गई। जी, आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। उसने कहा था, कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, चाहे वो मानवीय प्रेम हो या देश प्रेम, वादों में नहीं होता बल्कि निभाने में होता है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी रोचक कहानी के साथ इसी तरह की। तब तक देखते रहिए आरंभ न्यूज, बने रहिए यूट्यूब पर और वेबसाइट पर। धन्यवाद। नमस्कार।